नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। जब आप स्वतंत्रता संघर्ष को पढ़ेंगे या उसको जानने की कोशिश करेंगे तो 1919 में एक अधिनियम आया अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पहले ये अधिनियम क्यों आया, इसकी पृष्ठभूमि को समझिए। जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत सचिव थे। उन्होंने वहाँ की कॉमन सभा में ये घोषणा की 1917 में कि हम भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरदायी शासन की तरफ आने को प्रेरित करने के लिए लालायित हैं और हम क्रमशः शासन में भागीदारी देने की सोच रहे हैं। तो इन्हीं उद्देश्यों से ये 1919 का ये अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से आया। चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, लेकिन ये देखने में बहुत सामान्य सी बात है। इसके पीछे की कहानी आप समझने की कोशिश करिए। क्यों अंग्रेज ऐसा ये इतना बड़ा अधिनियम लाने की सोच रहे थे, क्यों सोचा उन्होंने? पहली बात, प्रथम विश्व युद्ध उस समय समाप्त हुआ था और एक तरह से अंग्रेज़ों की चूलें हिल गई थी। अंग्रेज़ उस युद्ध से बहुत परेशान थे और उसी समय रूस जो है वो यूनाइटेड होकर, रूस में जो क्रांति हुई थी रूस में, वो जार के शासन को हटा दिया गया था और लेनिन के नेतृत्व में एक नई समाजवादी सरकार का गठन हुआ था और वो एक तरह से सोवियत रूस के रूप में सामने आया। तो रूस से तो वैसे भी पिछले कई दशकों से अंग्रेज़ों को भय रहा करता था। तो जब नए सोवियत संघ का गठन हुआ तो उससे अंग्रेज़ और भयभीत हो गए। उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं सोवियत संघ के प्रभाव में भारत के नेता ना आ जाए और भारत हमारे हाथ से न निकल जाए। ये आशंका हमेशा उनके अंदर बनी रही और जो प्रथम विश्व युद्ध में जो दुर्गति हुई अंग्रेज़ों की, वो तो हुई। अगर भारतीय जवान न होते तो शायद अंग्रेज़ बहुत बुरी तरह हारते, लेकिन वो तो भारतीय सेना के प्रभाव की वजह से, बहादुरी की वजह से वो विजयी हुए। उन्हीं अज्ञात सैनिकों का नाम लिखा हुआ है आपके इंडिया गेट पर। उन तमाम सैनिकों के बारे में लिखा हुआ है या उनके बारे में हम पढ़ते हैं किताबों में, पुस्तकों में, पत्रिकाओं में। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, कांग्रेस में के आरंभिक 20 वर्षों में जो लोग कांग्रेस से जुड़े वो आमतौर पे वो लोग थे जो समाज के संभ्रांत और धनी उच्च वर्गीय परिवार से आते थे। लेकिन उन 20 वर्षों के बाद, लगभग 1905 के बाद जो लोग जुड़े वो आम ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे, पढ़े लिखे युवा थे और समाज की या व्यक्ति की या परिवार की हर स्तर की कठिनाइयों से वाकिफ़ थे। तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कांग्रेस के मंचों का उपयोग करते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ़। इससे अंग्रेज़ों के मन में एक डर बना था इससे भी कि अगर अब भारतीयों को भागीदारी नहीं दी गई तो हमारे हाथ से भारत निकल जाएगा, क्योंकि भारत उनके लिए एक सोने की अंडे देने वाला मुर्गी था। इसको सोचते हुए वो मजबूर थे कि हम भारतीयों को भागीदारी दें शासन में। तो एक उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए, शासन में उत्तरदायित्व तय करने के लिए अंग्रेज़ों ने ये 1919 का ये अधिनियम जो है, जिन्हें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, वो ले आए। दूसरी बात, क्रांतिकारियों की जो आक्रामक घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही थी। अंग्रेज़ कहीं भी सुरक्षित नहीं थे। लगातार अंग्रेज़ मारे जा रहे थे, कहीं बम फोड़े जा रहे थे, कहीं उनकी गाड़ी पर बम फेंके जा रहे थे। इससे अंग्रेज़ बिल्कुल बेचैन से थे। अंग्रेज़ अधिकारियों के बीच में एक असुरक्षा की भावना थी।
तो उन्हें लगा कि अगर हम भारतीयों को शासन में भागीदारी देना शुरू कर दें तो शायद इस तरह की घटनाएं कम हों। ये उनके मन का एक भ्रम था। और कांग्रेस में जिस तरह से स्वशासन की मांग लगातार उठ रही थी, उस मांग ने अंग्रेज़ों को पिछले पांव पर आने के लिए मजबूर किया कि कहीं ये मांग बढ़ गई और इसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी होने लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जब चारों तरफ से मांग होने लगे कि हमें स्वशासन दो, हमारा शासन दो, हमारे शासन करने का अधिकार दो, इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र अंग्रेज़ों ने ये अधिनियम लाने की कोशिश की। इसके द्वारा प्रांतीय सरकारों में एक द्वैध शासन स्थापित करने का प्रयास हुआ। अब द्वैध शासन क्या है इसको समझिए। द्वैध शासन माने दोहरा शासन। ये कैसे हुआ? दरअसल 2 तरह की कार्यकारिणी बनानी थी गवर्नर की। ये इन सुधारों में सबसे पहले जो प्रावधान किया गया वो प्रांतों को प्रावधान किया गया। प्रांतों को ज़्यादा अधिकार देने की बात कही गई और ये कहा गया कि अब गवर्नर के अधीन एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी जिसमें भारतीयों की भी भागीदारी होगी। और उत्तरदायी शासन के नाम पर जो मुख्य विषय थे, जो प्रांतीय विषय थे, उनको 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय जो गवर्नर जनरल की विशेष कार्यकारिणी होती थी उसके तहत अधीन किए गए। आरक्षित विषयों में कानून व्यवस्था था, वित्त की व्यवस्था थी, भू राजस्व था, सिंचाई और खनिज था, इत्यादि इत्यादि। और हस्तांतरित विषयों में जो था, शिक्षा था, स्वास्थ्य था, आबकारी विभाग था, उद्योग और कृषि था और स्थानीय प्रशासन था। तो इस तरह से ये 2 भाग हो गए और ये कहा गया कि गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए जनता के बीच से कुछ चुने गए नेता कार्यकारिणी में शामिल किए जाएंगे, जो कि हस्तांतरित विषयों के तहत उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी और वो गवर्नर को सलाह देंगे। लेकिन जो आरक्षित विषय थे उनके लिए गवर्नर की जो विशेष कार्यकारिणी थी वो आरक्षित विषय उसके अधीन थे और वो उसकी सलाह से करता था, कामकाज देखता था गवर्नर। लेकिन गवर्नर को लगभग 70% से अधिक विषयों पर स्वतः फैसला लेने की छूट दी गई, अधिकार था उसे। माने एक तरह का ये वीटो पावर था। अगर विवाद की स्थिति बनती है तो विवाद की स्थिति में गवर्नर हस्तक्षेप करके और उस पर निर्णय ले सकता था। तो इस तरह से ये ऐसा किया गया कि उत्तरदायी शासन का दायित्व भी पूरा हो जाए, भारतीयों को लगे कि उनकी शासन में भागीदारी है, और दूसरी बात ये रही कि ये विवाद की स्थिति हमेशा बनेगी गवर्नर की कार्यकारिणी में और हस्तांतरित विषयों में जो गवर्नर जनरल की जो चुनी हुई काउंसिल थी उसके अंदर ये विवाद हमेशा बना रहे, ताकि गवर्नर को हमेशा अपने वीटो पावर से काम करने का अधिकार मिलता रहे और वो काम करता रहे। तो एक तरह से ये कठपुतली व्यवस्था ही थी, सारे अधिकार गवर्नर को ही थे। और इसी तर्ज पर केंद्रीय विधान परिषद में भी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास हुआ और ये व्यवस्था लागू हुई। इसे 1921 में इसे लागू करने का प्रस्ताव आया और ये कितना सफल रहा कितना असफल रहा वो बात की बात है, लेकिन कहा जाता है कि ये कभी अपने मूल अस्तित्व में कभी लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद अनेक आंदोलन शुरू हुए और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी शुरू किया। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार को कांग्रेस ने नहीं माना। कांग्रेस के नेताओं में 2 तरह की विचारधारा आने लगी। एक वर्ग ये कहता था कि हमें स्वराज चाहिए, हमें स्वशासन चाहिए, और एक वर्ग ये था जो ये कहता था कि हमें उसके औपनिवेशिक शासन के तहत स्वराज चाहिए। तो ये दोनों 2 बातें हैं। औपनिवेशिक शासन के तहत स्वराज का ये तात्पर्य था कि हम ब्रिटिश क्राउन के अधीन ही अपनी सरकार, उत्तरदायी सरकार स्थापित करेंगे, और
जो स्वराजी थे उन्होंने कहा था, उनका कहना ये था कि जो स्वशासन के तहत शासन के सारे अधिकार हमें मिलने चाहिए, शासन के सारे सूत्र हमारे हाथ में आने चाहिए और भारतीयों का शासन स्थापित होना चाहिए। तो ये विचारधारा चलती रही। उसी बीच चौरी चौरा की घटना हुई और गांधी जी को अपने असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा, वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये इस तरह से द्वैध शासन की शुरुआत करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कभी अपने पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सका। उसके बाद जब भारतीयों ने इसको अस्वीकार कर दिया तो अंग्रेज़ों ने एक और चाल चली। अंग्रेज़ों का कहना था कि जब ये अधिनियम लागू हो जाएगा और 10 वर्ष बीत जाएंगे तो 10 वर्ष बीतने से पहले ही हम एक आयोग का गठन करेंगे। वो आयोग इस बात का पता लगाएगा कि इस अधिनियम में कौन सी कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, और उनको नए सिरे से पुनर्परिभाषित किया जाएगा और उसको नए तरीके से उसको लागू किया जाएगा। जो भी कमी बेसी होगी उसको दूर किया जाएगा। इसी के लिए अंग्रेज़ों ने एक कमीशन बनाया जिसे हम इतिहास में साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन एक अंग्रेज़ सर जॉन साइमन थे, उनके नेतृत्व में ये कमीशन बना और जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई इसमें कोई भारतीय नहीं था। इसको कांग्रेस ने फिर अस्वीकार कर दिया और इस कमीशन का लगातार विरोध करने की कोशिश हो गई। नवंबर 27 में इस आयोग की घोषणा हुई और उसके बाद जैसे ही ये आयोग भारत आया और उसके बाद लगातार उसका विरोध होने लगा। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, वो सब कहानी आपको पता ही है। उसके बाद जब अंग्रेज लगातार विरोध का सामना कर रहे थे तो उस समय भारत सचिव थे 1927-28 में लॉर्ड बिरकनहेड। उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी, अगर आप इतना ही काबिल हैं तो आप एक अपने से अधिनियम या अपने से एक संविधान बनाइए। तो मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक नेहरू कमेटी बनी, उसमें कई सदस्य थे। उन सदस्यों ने मिल कर के वो रिपोर्ट बनाई। तो इस रिपोर्ट के बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।